सेविका का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका हमारे प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 का एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि आज कौन सी बड़ी खबरों को शामिल किया गया है हमारे शो में। पहली खबर बारिश से जुड़ी। बारिश लेकर आई थाली की महंगाई। टमाटर महंगे, गेहूं महंगा, क्या कुछ महंगा हो गया? कैसे थाली की तस्वीर बनती दिख रही है, उभरती दिख रही है, ये जानेंगे। क्यों उबलने लगा कच्चा तेल? अचानक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया। क्या कुछ आंकड़े आए जिन्होंने कच्चे तेल की कीमतों को तेजी का ईंधन दिया, ये समझेंगे। क्या आने वाला है रिलायंस जियो का आईपीओ? जी हां, तैयारी कुछ ऐसी लग रही है। क्या कुछ खबर है, ये जानेंगे। फिर दिन की बड़ी खबरें। एजेंटों के लिए एलआईसी की नई पहल। जी हां, एलआईसी अपने एजेंटों को के लिए अभी काफी सक्रिय हुई है, काफी चिंता कर रही है उनकी। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है, ये समझेंगे। भारत और चीन के रिश्तों में नई करवट। कंपनियां आ रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी मिलने की तैयारी कर रहे हैं चीन के नेताओं से। क्या कुछ घट रहा है इस बीच, ये जानेंगे। यूके में लेबर पार्टी की वापसी, अब क्या होगा एफटीए का? जबरदस्त वापसी की है लेबर पार्टी ने। 15 सालों के बाद करीब करीब पार्टी वापस आई है। क्या कुछ होगा उस एफटीए का जो पिछले 2 साल से बस अब हुआ की स्थिति में है? अब नई सरकार क्या उस पर उस गति से आगे बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो क्या वो सारी शर्तें मानेगी? ये सब कुछ समझेंगे आज एक और बड़ी खबर में। बरसात की वजह से बाधित हुई टमाटर की सप्लाई ने कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। गुरुवार को देश में टमाटर का औसत मॉडल भाव 80 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया। एक महीना पहले मॉडल प्राइस भाव 40 रुपये प्रति किलो था, यानी महीने भर में 100% कीमतों में तेजी हो गई। उत्तर भारत में अभी बरसात की शुरुआत हुई है, अभी से सप्लाई बाधित होना शुरू हो गई। आगे चलकर बरसात और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। ऐसे में टमाटर की स्थिति सोचिए क्या हो सकती है। दूसरी ओर अनाज की महंगाई और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि गेहूं की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। बीते एक महीने के दौरान गेहूं की कीमतों में प्रति कुंटल 110 रुपये से ज़्यादा की तेजी आई है। एक महीना पहले दिल्ली में भाव 2600 रुपये प्रति कुंटल था, जो गुरुवार को 2700 रुपये पर प्रति कुंटल पर पहुंच गया। गेहूं की कीमतें बढ़ने की वजह से अब आटा, ब्रेड, बिस्किट, गेहूं से बनने वाले तमाम प्रोडक्ट भी महंगे हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। सर, थाली पर क्या असर पड़ने की संभावना आप देख रहे हैं आगे? कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं मानसून की आमद के साथ खाद्य महंगाई के क्षेत्र में, जो कई आयामों से अब बढ़ती दिखाई दे रही है। और ये चुनौती आरबीआई के लिए आने वाले महीनों में और महत्वपूर्ण बड़ी होने वाली है। और इसमें कई ऐसे फैक्टर्स हैं, कई ऐसे कारक हैं जो आमतौर पर अब सरकार और रिजर्व बैंक के नियंत्रण में नहीं दिखाई दे रहे। अगर आप पूरी तरह से थाली को देखें, खाद्य थाली को देखें, जिसे क्रिसिल जिसका इंडेक्स लेकर आता है, जिसे थाली इंडेक्स कहा जाता है, और जिसे रोटी राइस रेट कहा जाता है, जून के महीने में थाली की कीमत में करीब वेज थाली की कीमत में 10% की बढ़ोतरी हुई है। और इसके अंदर कई सारे फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जबकि नॉन वेज थाली की कीमत में करीब 4% की कमी आई है। लेकिन आप भीतर उतर कर देखें, आमतौर पर माना जाता है कि बारिश के साथ खाद्य सामानों की महंगाई में कमी आती है, क्योंकि एक फसल आ चुकी होती है रबी की, और मानसून की तैयारियां हो रही होती हैं, और खरीफ की फसल की तैयारी सामने होती है। पर ऐसा अब नहीं हो रहा है। भारत की खाद्य महंगाई का पूरा स्वरूप ही बदल गया है। 3 जो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं खाद्य महंगाई के, जिनको कि तकनीकी भाषा में आप टॉप कह सकते हैं, टमाटो, ओनियन और पोटैटो, इन तीनों की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। करीब 30%, 40% और 59%, 59% की बढ़ोतरी हुई। और इसके कारण सब्जियों का कंपोनेंट दैनिक जीवन में और किचन एक्सपेंडिचर में लोगों के खर्च में बढ़ रहा है। इसके अलावा अनाज की साइड से चुनौती थोड़ी ज़्यादा पेचीदा है। शुभम ने आपको बताया कि रबी की फसल की आमद के तत्काल बाद गेहूं की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो गई, और ये उस स्थिति में हुई जब पिछले सप्ताह सरकार ने गेहूं के भंडारण पर नई स्टॉक लिमिट्स लगाई, और ये भी कहा कि अब ट्रेडर्स के पास और रिटेलर्स के पास जाकर इसकी जांच और पड़ताल की जाएगी। यानी ये माना जा रहा था कि संकेत जाएगा बाजार को कि गेहूं की कीमतें कम होंगी, लेकिन गेहूं की कीमतें उसके बाद भी बढ़ती दिखाई दे रही। अराइवल्स कम है, और राइस की कीमतों में भी खरीफ की फसल से पहले बढ़ोतरी दिख रही है। राइस की कीमतों में बढ़ोतरी और गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी मिलाकर पूरी थाली को, पूरे के पूरे खाद्य बास्केट को महंगा कर रही है। इसका अब चूंकि
भारत का की खाद्य इकोनॉमी या फूड इकोनॉमी, भारत की खाद्य महंगाई फसल के चक्र से एक तरह से अलग हो चुकी है। फसलों का चक्र इस पर नियंत्रण करने में, इसे कम करने में प्रभावी साबित नहीं होता है। तो इसलिए अब रिजर्व बैंक की चुनौती इस मानसून के साथ और बढ़ने वाली है। दूसरी चीज़ है कि खरीफ की फसल से पहले ही बाजार में महंगाई की अंतर्धारणा मजबूत होती दिख रही है। तो खरीफ की फसल के बाद क्या कीमतों में कमी आएगी, इसकी उम्मीद थोड़ी सी मुश्किल है। विदेशी बाजार में कच्चे तेल का भाव करीब 10 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड का भाव $87.58 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया, जो अप्रैल के बाद सबसे ज़्यादा भाव है। अमेरिका में कच्चे तेल के स्टॉक में आई कमी और अमेरिकी डॉलर में हल्की नरमी की वजह से ये कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। सर, अमेरिका के स्टॉक में उत्पादन में कमी आई क्यों? बाजार को जो साइकोलॉजिकल फैक्टर या जो मनोवैज्ञानिक सपोर्ट मिला कच्चे तेल की कीमतों को $87 पर जाने का, जो आमतौर पर तमाम घटनाक्रमों, उतार चढ़ाव और युद्ध के झंझावातों के बाद भी $80 से $85 के बीच बनी हुई थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर था अमेरिका में शेल गैस और शेल तेल के उत्पादन में कमी। करीब अमेरिका के जो 48 बेसिन हैं, लोअर बेसिन हैं, जहाँ जिनमें शेल गैस का उत्पादन होता है और शेल का उत्पादन होता है, इन सब में कमी दिखाई दे रही है। गल्फ ऑफ मैक्सिको को कल बाहर कर दें, वहाँ बढ़ोतरी दिख रही है। और इसकी वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पिछले लगभग 2 महीनों से कच्चे तेल की कीमतों में दबाव का रुख है, उसके बाद वहाँ की तेल कंपनियाँ अपनी उत्पादन तकनीक में बदलाव कर रही हैं। दूसरी चीज़, गैस की कीमत के उत्पादन में भी कमी आई, क्योंकि गैस के स्टॉक्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं सरकार के पास। और इन दोनों फैक्टर्स का असर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति कम होने की संभावना के तौर पर दिखाई दिया। और चूँकि नाइमेक्स की या शेल की गैस की आपूर्ति कम होने की संभावना थी अमेरिकी बाजार में, निर्यात पर इसका असर पड़ने की संभावना थी, इसलिए कच्चे तेल के ब्रेंट की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी सीपीएसई के वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में जोरदार बढ़ोतरी हो सकती है। सीपीएसई के में टैलेंट को बनाए रखने और निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाने के लिए सीपीएसई के वरिष्ठ अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाएं और भत्तों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है और इसके लिए अलग से 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं। इस खर्च को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए जल्द भेजा जा सकता है। सर, ऐसा क्यों किया जा रहा है? केंद्रीय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर अब एक नए सिरे से पहल शुरू हुई है। सरकार को महसूस हो रहा है कि उसके पास अच्छे मैनेजर्स नहीं हैं कंपनियां चलाने के लिए, और इसलिए उसे अब इन मैनेजर्स में की जो सैलरीज और सुविधाएं और भत्ते हैं, उन्हें निजी क्षेत्र की पैरिटी में, निजी क्षेत्र की बराबरी में लाया जाना चाहिए। और इसलिए पिछले करीब 6 महीने से इस बात पर प्रस्ताव बन रहा था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो पे रिवीजन किए जाएँ, जो कि 2026 में होने की संभावना है, उससे प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले या उसकी तुलना में रखा जाए। और ये खास तौर पर बैंकों में महत्वपूर्ण तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बैंकों में, निजी क्षेत्र के बैंकों में जो प्रबंधकों की तनख्वाहें या वेतन हैं उनमें और सरकारी बैंकों के, चाहे स्टेट बैंक हो, और इनमें काफ़ी बड़ा अंतर है। जैसे कि अक्सर उदाहरण के लिए कहा जाता है कि HDFC बैंक के जो CEO हैं, उनकी सालाना तनख्वाह 2022 में 6.51 करोड़ रुपए थी, जबकि SBI के जो चेयरमैन हैं, उनकी सालाना तनख्वाह 2023 में 37 लाख रुपए थी। इतने बड़े अंतर निजी और सरकारी बैंकों के बीच में है, और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के CEOs की तनख्वाह में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, और यह प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा, इसकी उम्मीद है। सर, तो इससे तो फिर बाकी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी भी तनख्वाह बढ़ने का रास्ता खुलता दिखेगा? हाँ, पे कमीशन की चर्चा पर 8वें पे कमीशन की चर्चा फिर शुरू हो गई है। हालांकि पिछले साल तक सरकार की तरफ से इस बात को लेकर बहुत खुलकर कोई संकेत नहीं दिए गए थे कि सरकार नया वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए लाएगी, जो 10 साल में लाया जाता है। लेकिन अब चुनाव के नतीजे आने के बाद, अल्पमत की सरकार बनने के बाद, राज्य सरकारों की तरफ से दबाव के बाद, आप तार जोड़ सकते हैं इस बात के कि जब केंद्रीय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के प्रमुखों का, चेयरमैन की तनख्वाहों में बढ़ोतरी होगी, तो उसके साथ सरकार को अन्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की प्रक्रिया भी शुरू करनी होगी। हालांकि स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं गया, पर नकारा भी नहीं गया है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। इस बात की संभावना है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कुछ संकेत हमें इस बार के बजट में मिलेंगे, और बजट में शायद वित्त मंत्री इस मामले में तस्वीर साफ करेंगी कि नया वेतन आयोग आएगा कि नहीं, पर उम्मीदें हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सरकार अगर सरकारी कंपनियों में 51% नियंत्रण हिस्सेदारी रखती है तो मौजूदा बाजार मूल्यांकन पर अपनी
बची हुई हिस्सेदारी को अगर बेच दे तो उसे करीब 11-11.5 लाख करोड़ रुपए विनिवेश के तौर पर मिल सकते हैं। केयर एज रेटिंग का ये अनुमान है। 2014 में अब तक हासिल किए गए सरकार के वास्तविक विनिवेश 5,20,000 करोड़ के लगभग 2 गुना है। 5 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश सीपीएसई में हिस्सेदारी बेचकर जुटाया जा सकता है, जबकि शेष 6.5 लाख करोड़ रुपए विनिवेश सार्वजनिक बैंकों और बीमा कंपनियों से आ सकता है। सर, कैसे समझा जाए और कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जिनको सबसे पहले अगर लाइन में लगाया जाए बेचने के लिए तो वो बिक सकती हैं? देखिए, 11.5 लाख करोड़ रुपए की रकम एक साल के लिए काफ़ी बड़ी है, क्योंकि सरकार का बजट 50 लाख करोड़ 48-49 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। उसकी तुलना में सरकार इन कंपनियों को बेच कर 11.5 लाख करोड़ रुपए उठा सकती है, जुटा सकती है। पर कहने और करने में बड़ा फर्क है सरकार के भीतर, इसलिए आंकड़ा तो बड़ा दिखता है, पर सरकार इतना विनिवेश कर पाएगी इसकी संभावना कहीं से नहीं दिखाई देती। यह माना जा रहा है कि सरकार अगर अपनी 4-5-6 बड़ी कंपनियों को भी, जो भी टॉप पर है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कोल इंडिया, ओएनजीसी, ये टॉप फर्म्स हैं जिनमें डिसइन्वेस्टमेंट की संभावनाएं ज़्यादा हैं और इनमें अपनी नियंत्रक हिस्सेदारी रखते हुए, यानी 50% से ज़्यादा शेयर रखते हुए भी बाकी हिस्सेदारी अगर बेचते तो उसे विनिवेश से अच्छी राशि मिल सकती है। पर विनिवेश की चर्चाएं इतनी गुलाबी और इतनी सुहानी हैं कि पिछले 20 साल से हम इनको सुनते चले आ रहे हैं। लगभग हर बजट से पहले इस तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं जिनमें कहा जाता है कि सरकारी उपक्रम को बेचकर उनकी इक्विटी जुटाई जाए और सरकार टैक्स का बोझ कम करे, इन कंपनियों में जो पैसा दिया जा रहा है उसको रोके और अपने खर्चे इन सरकारी कंपनियों को बेचकर निकाले। पर ऐसा होता नहीं है। पिछले 2 साल के भीतर सरकार किसी भी प्रमुख कंपनी का डाइवेस्टमेंट नहीं कर पाई, जबकि स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहा है। तो कागज पर यह आंकड़ा बहुत अच्छा लगता है, व्यवहारिक रूप से विनिवेश हर सरकार की विफलता रही है। और 10 साल में अगर आप एनडीए सरकार के 10 साल के कामकाज को देखें तो यहाँ भी आपको साल दर साल सरकारी उपक्रमों के विनिवेश में और निजीकरण में असफलताएं ही दिखाई देंगी। और इसलिए माना जा रहा है कि इस साल के बजट में सरकार जो जुलाई में इस महीने आएगा उसमें सरकार विनिवेश के लक्ष्य को थोड़ा तर्कसंगत रखने की कोशिश करेगी। स्टील एग्जीक्यूटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने स्टील मंत्रालय को सार्वजनिक क्षेत्र की 3 कंपनियों के विलय की बात कही है। इन तीनों कंपनियों का विलय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ करने का सुझाव दिया गया है। SEFI ने कहा है कि इस विलय से देश में एक मेगा पब्लिक सेक्टर कंपनी का निर्माण होगा और सेल 2030 तक अपनी क्षमता 35 मिलियन टन बढ़ाने में मदद मिलेगी। सर, पहला सवाल, कौन सी वो कंपनियां हैं? दूसरा सवाल, क्या ये हो पाएगा? देखिए, एक तरफ है केरेज की रिपोर्ट जो ये बता रही है कि सरकार को अपनी कंपनियां बेचनी चाहिए और उनसे रिसोर्सेज जुटाने चाहिए जिससे कि बजट का वित्त पोषण किया जा सके, टैक्सेशन कम किया जा सके। दूसरी तरफ एक दूसरी मुहिम अंदर चल रही है। वो मुहिम ये है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक मेगा स्टील कंपनी में बदल दिया जाए और इसके लिए इसमें राष्ट्रीय इस्पात निगम का, RINL जिसको कहते हैं, फेरो स्क्रैप निगम जो कि FSNL है, और जो नगरनार स्टील प्लांट है, इनको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में विलय कर दिया जाए, यानी एक मेगा बड़ी कंपनी बनाई जाए। तो एक प्राइवेटाइजेशन के ठीक विपरीत स्टील कंपनियों के कर्मचारियों की और अधिकारियों की जो फेडरेशन है, जिसमें सेल, मेकॉन और मिनरल नेशनल MDC के कर्मचारी अधिकारी शामिल हैं, वो निजीकरण को रोकने के बजाय सेल को और बड़ी कंपनी स्टील सेक्टर में बनाना चाहते हैं। अब सरकार इन 2 ध्रुवों के बीच में फंसी हुई है। सरकार की कोशिश तो ये थी कि पिछले 2-3 सालों से कि सेल और INL, सेल की कुछ इकाइयों को और INL को किसी तरह से विनिवेश किया जाए, क्योंकि स्टील सेक्टर में बड़ा निजीकरण हो चुका है, बड़ी कंपनियां स्टील सेक्टर में आ चुकी हैं और प्रतिस्पर्धा पर्याप्त है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के मोबाइल टैरिफ बढ़ाने और 5G कारोबार का मोनेटाइजेशन करने की दिशा में आगे बढ़ने से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि रिलायंस जियो IPO लाने की तैयारी कर रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा IPO हो सकता है। अगले साल की शुरुआत में जियो का IPO आ सकता है, ऐसी संभावना है। इसकी घोषणा अगले महीने होने वाली रिलायंस की AGM में हो सकती है। सर, क्या संभावना लग रही है आपको? रिलायंस का जियो संभावित IPO है जो कि रिलायंस से आ सकता है। हाल में जेफरीज की एक रिपोर्ट आई थी, जो रिपोर्ट हाल में जब जियो ने अपने 5G के टैरिफ बढ़ाए थे, 5G की दरें बढ़ाई थी और ओवरऑल टैरिफ बढ़ाए थे और 5G को लेकर नई योजनाएं घोषित की थी, उसके बाद जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में जियो का वैल्यूएशन करीब $133 बिलियन एसेस किया था, जो करीब 11 लाख करोड़ 11.11 लाख करोड़ रुपए बनता है। इस वैल्यूएशन पर जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में एक दिखाई दे रही है जेफरीज के इस आंकड़े के हिसाब से। और कंपनी जो सेबी के नियम है उस हिसाब से कंपनी को अब IPO लाने की, अपनी एक हिस्सेदारी को बाजार में बेचने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यानी जेफरीज का यह मानना है कि जियो कम से कम 5% अपनी स्टेक्स की बिक्री बाजार में
कर सकती है। रिलायंस की तरफ से भी इस बात के संकेत परोक्ष रूप से अपनी पिछली बैठकों में दिए जा चुके हैं कि जियो मोबाइल को या जियो टेलीकॉम को बाजार में सूचीबद्ध कराने का समय आ गया है। तो निवेशक इस बात का इंतजार की तैयारी कर सकते हैं कि इस साल के अंत तक या अगले साल के मध्य तक भारत में एक और बड़ी टेलीकॉम कंपनी का काफ़ी बड़ा IPO आ सकता है, जो कि जियो का होगा। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। LIC ने अपने 14 लाख बीमा एजेंट को अपने साथ बनाए रखने और उनकी आय को बढ़ाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसका नाम दिया है जीवन समर्थ। इस पहल का उद्देश्य दरअसल ग्राहकों को तेजी से बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बीमा एजेंट्स को और ज़्यादा अधिक तैयार किया जा सके। सर, ज़रूरत पड़ क्यों रही है? LIC के एजेंट का तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, फिर अब उसको झाड़ पोंछ के उसके सक्रिय होकर उसको इतना तैयार करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? LIC के एजेंट उसकी सबसे बड़ी वर्कफोर्स हैं, सबसे बड़ी सेल्स फोर्स हैं। इतनी बड़ी ताकत भारत में किसी दूसरी बीमा कंपनी के पास नहीं है। हम आपको बराबर बताते रहे कि LIC मार्केट में लिस्टिंग के बाद और IPO लाने के बाद अपने कामकाज के पुनर्गठन की प्रक्रिया में लगी हुई है। LIC की तरफ से इस बात का संकेत दिया गया था कि वो हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में उतरेगी और इसके लिए उसे जो यूनिफाइड सर्विसेज का लाइसेंस है वो लाइसेंस दिया जाएगा, जिसकी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। इस बदलाव की रोशनी में LIC अपने पूरे एजेंट नेटवर्क को नए सिरे से तैयार करना चाहती है, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके लिए एक सलाहकार फर्म की मदद भी ली जाएगी। LIC की कोशिश यह है कि अब उसके पास एक पूरा बास्केट है प्रोडक्ट्स का और कुछ नए प्रोडक्ट्स और शामिल किए जा रहे हैं। इन्हें बेचने की क्षमता LIC के एजेंट्स में तैयार की जाए। LIC के एजेंट आमतौर पर नॉर्मल सामान्य प्रोफेशनल्स होते हैं जो अलग अलग कस्बों में काम करते हैं और उनके प्रशिक्षण, उनकी जानकारी की अपनी एक सीमाएँ होती हैं। LIC के पास अब लॉन्ग टर्म सेविंग्स प्लान है, प्रोटेक्शन प्लान है, हेल्थ इंश्योरेंस आने वाला है, यूलिप है, पेंशन प्लान है और इसके अलावा बहुत सारे डेडिकेटेड प्लान हैं अलग अलग तरह के कस्टमर्स के लिए, अलग अलग तरीके की ज़रूरतों के लिए। तो LIC के पास पोर्टफोलियो में उत्पादों का या स्कीमों का सबसे बड़ा भंडार है। उन्हें बेचने के लिए एजेंट्स को और ज़्यादा तकनीकी तौर पर दक्ष और प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि एजेंट नेटवर्क LIC का एजेंट नेटवर्क हमेशा निजी कंपनियों के लिए ईर्ष्या का विषय रहा है। आने वाले समय में निजी कंपनियां जो बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं लगातार, वो भी हम आपको बताते रहे, LIC की हिस्सेदारी में कमी आ रही है। वो कंपनियां LIC के एजेंट नेटवर्क को टारगेट करेंगी, निशाना बनाएंगी और उनको अपनी तरफ लेने की कोशिश करेंगी ताकि बाजार में वो बड़ा हिस्सा ले सकें। इस स्थिति में LIC अब अपने सबसे बड़े सेल्स फोर्स को सुगठित और पुनर्गठित करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट में LIC अपने एजेंट्स को इंश्योरेंस सेक्टर की ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस का प्रशिक्षण भी देगी। वैश्विक स्तर पर बदलते घटनाक्रमों के बीच भारत की अपने राजनयिक रिश्तों में बदलाव करता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर जाएंगे। चीन के साथ भी रिश्तों की खटास कुछ कम होती नजर आ रही है। नई सरकार बनने के बाद गुरुवार को पहली बार भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात हुई है और दोनों देशों ने सीमा पर तनाव कम करने की बात कही है। इधर भारत में अमेरिका के राजदूत ने कहा है कि चीन के विरोध में अमेरिका हमेशा भारत का मुख्य सहयोगी रहेगा। सर, ये नई करवट है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। प्रधानमंत्री रूस जा रहे हैं, चीन में विदेश मंत्री मिल रहे हैं, अमेरिका कुछ कह रहा है। क्या संभावना बनती देख रहे हैं आप? भारत और चीन के रिश्तों में अब बदलाव होने के संकेत दिख रहे हैं और ये संकेत हमें इस चुनाव से पहले ही मिलने लगे थे, लेकिन चुनाव के बाद और स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। नरेंद्र मोदी सरकार, NDA की सरकार, जो अपने पिछले कार्यकाल में चीन को लेकर हॉकिश थी, काफ़ी आक्रामक थी और उतने आक्रामकता भरे स्टेटमेंट्स हमने देखे थे, वो धीमे धीमे अब नरम पड़ती दिखाई दे रही है। करीब 18 महीने पहले चीन के नए राजदूत भारत में आए थे और उसके बाद उन्होंने भारत के साथ, ऐसा माना जा रहा है, कूटनीतिक हलकों में चर्चा है कि उन्होंने भारत के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए, नॉर्मल बनाने की कोशिश की और इसके कई मजबूत संकेत मिले हैं जिनके बिंदुओं को आप जोड़कर समझ सकते हैं। जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हमें आज दिखाई दिया जब भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बॉर्डर इश्यूज पर सीमा के मामले, जो सबसे ज़्यादा विस्फोटक मामले हैं, चाहे डोकलाम हो या सियाचिन के आसपास हो, जहाँ सबसे ज़्यादा टकराव रहा है भारत और चीन के बीच, इन्हें सुधारने की पहल फिर की गई। लंबे समय बाद, 2 साल तक सीधा हॉकिश रहने के बाद और चीन की आंख को मुंहतोड़ जवाब देने जैसी बातों के बीच में अब भारत फिर चीन के साथ वार्ता की मेज पर बैठने को तैयार है और चीज़ें सुलझाने की तैयारी कर रहा है।
भारत की तरफ से भी, प्रधानमंत्री की तरफ से भी पिछले दिनों में इस बात के संकेत दिए गए थे, अप्रैल में दिए गए थे कि चीन के साथ भारत के रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं और इन्हें बेहतर बनाए रखने की ज़रूरत है। अब ये जो नया मौसम या नया माहौल भारत और चीन के रिश्तों के बीच में बन रहा है इसमें एक महत्वपूर्ण असर अर्थव्यवस्था, आर्थिक फैसलों का भी है। हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि चीन की कंपनियों को भारत में लाने के लिए अब दरवाजे खोले जा रहे हैं, जो 2 साल पहले बंद कर दिए गए थे डोकलाम की घटना के बाद और भारत में चीन की कंपनियों के ऐप्स पर प्रतिबंध के बाद और एंटी चाइना जो आंदोलन भारत में चले थे उन्हें देखते हुए चीन के इंजीनियरों को प्रायोरिटी पर, प्राथमिकता के आधार पर वीज़ा देने की तैयारी हो रही है। पहली बार भारत सरकार कई वर्षों बाद चीन की कंपनियों को भारत में संयुक्त उपक्रम बनाने की, ज्वाइंट वेंचर्स बनाने की छूट भी दे रही है, जिसमें कि शीन, जो कि चीन की बड़ी गारमेंट कंपनी है, वो रिलायंस के साथ भारत आ रही है। चीन की मोटरिंग कंपनी भारत में नवीन जिंदल के साथ इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, जिंदल समूह के साथ, और भारत में MG हेक्टर कारें बेच रही है। तो अब चीन और भारत के बीच वो उस तरीके का जो तनाव और जो उस तरीके का टकराव था वो शायद बदलता दिखाई दे रहा है। अब उम्मीदें की जा रही है कूटनीतिक हलकों में, शुभम, की जो अभी यात्रा प्रधानमंत्री की मास्को की यात्रा होगी और उसके बाद भारत और चीन के बीच में कोई एक समझौता अगले 3-4 महीनों में, 5 महीनों में आकार ले सकता है। वो किस दिशा में होगा, बॉर्डर के दिशा में होगा, अर्थव्यवस्था के दिशा में होगा, पर एक कोई महत्वपूर्ण समझौता दोनों देशों के बीच हो सकता है, जिसे फिर रिश्तों में बदलाव का संकेत माना जाएगा। शेयर बाजार में तेजी के बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने बाजार नियामक सेबी को सावधानी बरतने की सलाह दी है। CGI ने सरकार से सेट की ओर से ज़्यादा बेंच स्थापित करने का भी सुझाव दिया है, क्योंकि अधिक मात्रा में लेन देन होने और नए नियमों के कारण काम का बोझ बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि शेयर बाजार में जितनी अधिक तेजी आएगी, सेबी और सेट की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण होती जाएगी। दूसरी तरफ गलत तरीके से शेयर बाजार का इस्तेमाल कर पैसा कमाने वालों पर सेबी की नज़र है। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच ने बाजार के सभी भागीदारों से ऐसे लोगों के बारे में सूचना देने को कहा है जो गलत तरीके से ट्रेड करते हैं। बुच ने पोर्टफोलियो मैनेजर से कहा है कि गड़बड़ी के बारे में शुरुआती स्तर पर पता चलने से इसे रोकना आसान होगा और ये सभी के हितों में होगा। सर, पहला सवाल CGI की चेतावनी को लेकर, किस तरह से लेनी चाहिए ये चेतावनी? ये बेहद दिलचस्प है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शेयर बाजार में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे लेकर चिंतित हैं और सेबी को सलाह दे रहे हैं। ये सब सारे घटनाक्रम पिछले 1 हफ्ते में निकलते हैं, जिन्हें अगर हम सारे बिंदु जोड़कर देखें तो हमें समझ में आएगा कि परिस्थितियां क्या थीं और क्यों भारत की चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा और उसके बाद सेबी चेयरमैन को ऐसा कहना पड़ा। 3 जुलाई को BSE सेंसेक्स ने 80,000 का आंकड़ा पार किया। पिछले कई सालों में ये 10,000 पॉइंट की सबसे तेज रैली थी, जो केवल 58 कारोबारी सत्रों में हुई। 58 कारोबारी सत्रों में 10,000 पॉइंट की रैली स्टॉक मार्केट में दिखाई दी। अपेरेंटली बाजार में, भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, कोई बड़ा क्रांतिकारी बदलाव नहीं हुआ। दुनिया की अर्थव्यवस्था में परिस्थितियां वैसी ही बनी हुई थी। सरकार वैसी नहीं आई जैसी बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था। सरकार अल्पमत की आई और इसके बाद भी बाजार में अभूतपूर्व तेजी दिखाई दी और इस तेजी से के पीछे कोई ठोस तर्क नहीं है, इसलिए रेगुलेटर तो सहमे हुए हैं। लेकिन चीफ जस्टिस की तरफ से ये संकेत दिया जाना महत्वपूर्ण है कि उन्हें भी इस तेजी में कुछ दाल में काला दिख रहा है। उन्हें लग रहा है कि तेजी पूरी तरह स्वाभाविक नहीं है और इसलिए उनके इस बयान को काफ़ी गंभीरता से बाजार के हलकों में लिया जा रहा है। उन्होंने ये कॉल दी कि सेबी को अपनी क्षमताएं और बढ़ानी पड़ेंगी और खासतौर से छोटे निवेशकों को इस मामले में नुकसान होगा और उन्हें सतर्क रहना पड़ेगा। अब ये बेहद आश्चर्यजनक बात है कि स्टॉक मार्केट की इस तेजी की तपिश भारत का न्यायिक सिस्टम भी महसूस कर रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा अंदर है जो जिसे देखकर शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कुछ चीज़ों पर संदेह हो रहा है। हालांकि उन्होंने इस बात को लीगल सिस्टम की तरफ से ही देखते हुए कहा कि डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए नई व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। SAT जो कि सेबी का अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इसे और ताकत दी जानी चाहिए। इसके तुरंत बाद सेबी चेयरमैन का एक बयान और आया जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेबी अपनी तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद, विजिलेंस की तमाम कोशिशों के बावजूद, सेबी से बड़ा विजिलेंस नेटवर्क मार्केट में किसी का नहीं है। सेबी हर छोटी छोटी चीज़ों के मामले में कंपनियों के लिए कंप्लायंस के नियम बढ़ाने के बाद भी वो इस बात की अपील कर रहे हैं कि बाजार में जो मिसकंडक्ट हो रहा है उसकी सूचना उन्हें दी जानी चाहिए। और वो सारे प्लेयर्स से इस बात की मांग कर रहे हैं। उनमें इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं, उसमें ब्रोकरेज भी शामिल है, उसमें स्टॉक एक्सचेंज भी शामिल है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है, बड़ा महत्वपूर्ण बात कही है कि
कि बाजार में ट्रस्ट ही, भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। और जब शेयर बाजार में इस समय रिकॉर्ड तेजी दिख रही है किसी बगैर फंडामेंटल कारण के बगैर तो भारत के का नियामक इस बात को लेकर सशंकित है कि बहुत कुछ साफ सुथरा नहीं दिखाई दे रहा है। रिटेल इंस्टीट्यूशंस को लेकर, विदेशी निवेशकों को लेकर इसका संकेत आप फलित निकाल सकते हैं कि आने वाले महीनों में से भी शेयर बाजार को विनियमित करने के लिए, सूचनाओं को पारदर्शी बनाने के लिए और डिस्क्लोजर के लिए कुछ और नए बड़े नियम या कदम उठा सकती है, क्योंकि जो ये नई पूंजी बाजार में आ रही है, कहाँ से आ रही है, इस पर अब सेबी की, भारत के नियामकों की निगाहें होंगी। यूके में हुए चुनाव में लेबर पार्टी की बड़ी जीत हुई है। भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव के बाद लेबर पार्टी की 14 साल बाद सत्ता में वापसी हो रही है और कियर स्टारमर के नेतृत्व में नई सरकार बनने जा रही है। भारत और यूके के बीच लंबे समय से मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत अभी चल रही थी और वहां नई सरकार बनने के बाद ये बातचीत नए सिरे से शुरू होने की संभावना है। सर, लेबर पार्टी की जीत को अगर आप देखें दुनिया के व्यापारिक मानचित्र पर ये कैसी दिख रही है? अब एक तरह से अगर आप यूके के लिए माने तो ये यूके में युग परिवर्तन हुआ है, क्योंकि इतने लंबे समय बाद, करीब 1.5 दशक से ज़्यादा समय के बाद टोरी यानी कंजर्वेटिव पार्टी इतनी बुरी तरह से हारी और लेबर पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली, 400 सीटों से ऊपर की 625 सीटों की के पार्लियामेंट में, और इसने पूरी की पूरी ब्रिटेन की राजनीति को नए सिरे से हिला दिया। और इस दृष्टि से ये भी और भी महत्वपूर्ण है कि यूरोप के अन्य देशों में जहां दक्षिणपंथी राजनीतिक दल जीत रहे हैं, वहां ब्रिटेन में, जो कि संसदीय लोकतंत्र का गढ़ है और उसके अपने के ऐतिहासिक महत्व है, वहां पर लेबर पार्टी जीत कर आई और इतने विशाल बहुमत से जीत कर आती है। दूसरी चीज़ है कि ये वो लेबर पार्टी नहीं है जो लेबर पार्टी इससे पहले थी, जेमी कोबिन वाली। ये माना जा रहा है कि लेबर पार्टी आर्थिक मामलों में उतनी कंजर्वेटिव नहीं है, उतनी लेफ्ट ओरिएंटेड नहीं है। ये आर्थिक वास्तविकताओं की के आधार पर फैसले करेगी। और जबकि इधर दुनिया में जब राजनीतिक रूप से खासी उथल पुथल है, अमेरिका के चुनाव की परिस्थिति ये है कि ये माना जा रहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन सेहतमंद नहीं है चुनाव लड़ने के लिए और वहाँ बीच में कोई कैंडिडेट बदला जा सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीडरशिप में खासे चैलेंज हैं, बड़े नेता नहीं हैं। उस समय लेबर की जीत बहुत सारे नए संदर्भों को लेकर बीच में आई है। लेबर के प्रमुख की सबसे पहली असाइनमेंट नाटो की बैठक होने वाली है, जो अगले हफ्ते होगी, और इसके लिए उन्हें वाशिंगटन जाना होगा। नाटो की 75वीं एनिवर्सरी बैठक होने वाली है, जो उनका पहला बड़ा असाइनमेंट होगा प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के तौर पर। इसके अलावा भी चीन के साथ रिश्तों को लेकर लेबर का एक अपना रुख रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर लेबर पार्टी का क्या नज़रिया होगा, फिलिस्तीन को लेकर क्या नज़रिया होगा, ये देखना होगा, और इन सब का असर ब्रिटेन की आर्थिक नीति पर पड़ेगा। सर, एफटीए का क्या होगा जो भारत के साथ था? भारत के साथ एफटीए पर अब लगता है नए सिरे से बात होगी। लेबर पार्टी को एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें देखने को मिलेगी आने वाले समय में यूके की पॉलिटिक्स में, वो क्लाइमेट चेंज को लेकर होगी। लेबर पार्टी स्थायी रूप से और शुरुआत से ही क्लाइमेट चेंज संबंधी नीतियों की बड़ी समर्थक रही है, जबकि ये माना जाता है कि ऋषि सुनक, जिनके नेतृत्व में लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी की इतनी बुरी हार हुई है, उन्होंने नेट जीरो वाली शर्त पर अपने आप को पीछे हटा लिया था। तो ये माना जा रहा है कि दुनिया की आर्थिक फैसलों में जो क्लाइमेट चेंज का असर है वो लेबर के आने से और ज़्यादा बढ़ेगा, और लेबर पार्टी की सरकार ब्रिटेन में पर्यावरण संबंधी नियमों को और ज़्यादा सख्त करेगी, जिसका असर हमें पूरी दुनिया के ट्रेड पर दिखाई देगा। लेकिन चूंकि रिजीम बदल रही है, कंजर्वेटिव्स के साथ भारत ये डील कर रहे थे, तो भारत सरकार को अब नए सिरे से इस एफटीए पर बातचीत करनी होगी, डील्स में बदलाव होगा। हालांकि माना जा रहा है कि लेबर सरकार भारत के प्रति उतनी आक्रामक नहीं होगी, पर यह डील अब थोड़े समय के लिए टलती दिखाई दे रही है। इसमें नए सिरे से वार्ताएं होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। कम मांग के चलते जोमेटो ने अपनी हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विस एक्सट्रीम को बंद कर दिया है। जोमेटो ने यह सर्विस पिछले साल अक्टूबर में शुरू की थी। ये सर्विस जोमेटो के परिचालन वाले सभी शहरों में उपलब्ध थी। इस सेवा के तहत छोटे और बड़े दोनों व्यापारियों के छोटे पैकेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मौजूदा डिलीवरी फ्लीट का इस्तेमाल किया जा रहा था। HDFC बैंक की तरफ से बांटे जा रहे कर्ज की राशि उसमें आ रहे डिपॉजिट के मुकाबले कम है। इस साल जून तिमाही के दौरान HDFC बैंक की तरफ से कुल 24,87,000 करोड़ रुपए के कर्ज बांटे गए। इस दौरान बैंक में आए 23,79,000 करोड़ रुपए। इस बीच खबर यह भी है कि बैंक अपने लोन पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा बेचना चाहता है और इसके लिए बैंक की सरकारी बैंकों और NBFC को बीमा कंपनियों के साथ तीनों के साथ बातचीत कर रहा है।
यूरोपियन यूनियन ने मेड इन चाइना इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। गाड़ियों के इंपोर्ट पर 17.5%, 17.6% से लेकर 37.6% टैक्स लगेगा। ये टैक्स शुक्रवार से लागू हो गया। यूरोपियन यूनियन की तरफ से हुई इस बढ़ोतरी के बाद माना जा रहा है चीन की जवाबी कार्रवाई में यूरोप से बने सामान पर इंपोर्ट टैक्स लगाया जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड यानी DPIIT के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि इंडस्ट्री की इनपुट कॉस्ट की ज़्यादा बेहतर तस्वीर के लिए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का नया मॉडल तैयार है। इस मॉडल को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ साझा किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि भविष्य में WPI की जगह PPI को लागू करने की दिशा में काम हो रहा है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण खबर झटपट खबरों में भी और बड़ी खबर है ये, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारी खबरें थी। HDFC बैंक अपने लोन पोर्टफोलियो को बेचने जा रहा है। काफ़ी अनयूजुअल सी, काफ़ी अस्वाभाविक सी खबर है बाजार के लिए। जब से HDFC बैंक का मर्जर हुआ है, शुभम ने आपको बताया कि उसका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बिगड़ चुका है और भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक सरकारी बैंकों में, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये बात कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा है, एसेट मैनेजर से इस बात के लिए बात कर रहा है कि उसके लोन पोर्टफोलियो को खरीद लिया जाए। ये घटनाक्रम खासा महत्वपूर्ण ऐसा माना जा रहा है कि HDFC बैंक के लोन पोर्टफोलियो का दबाव कंपनी की वित्तीय स्थिति पर पड़ सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि हाल के महीनों में RBI की तरफ से बैंकों के लोन पोर्टफोलियोज की स्क्रूटनी, जाँच पड़ताल बढ़ाई गई है। ऐसे लोन जिनमें जो अनसिक्योर्ड हैं उनको लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। इसे देखते हुए भी HDFC बैंक को बाजार में जाना पड़ रहा है जिससे कि वो अपने लोन का, अपने कर्ज पोर्टफोलियो का बोझ कम कर सके। इस घटनाक्रम पर हमारी नज़र रहेगी। शेयर बाजार में भी इसकी प्रतिक्रिया आने वाले समय में दिखाई देगी और अगर कुछ और भी बैंक ऐसा आने वाले समय में करते हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बैंक अपने लोन पोर्टफोलियो को कम करने के लिए बाजार में उसे बेचने निकलने वाले हैं। अगली मुलाकात आपसे रविवार को कर रहे हैं इकोनॉमिकम में। सर, वहाँ इस बार क्या खास होगा? इकोनॉमिकम इस बार हम एक बड़ी दिलचस्प नई जानकारी आपके पास लेकर आ रहे हैं कि भारत के जो सुपर रिच हैं, भारत के जो अमीर हैं, मिलियनेयर हैं, वो दरअसल पिछले 6 महीनों में, 1 साल में क्या कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय पूंजीवाद का एक बिल्कुल दूसरा चेहरा है जो पिछले 5-6 महीनों में उभर कर हमारे सामने आया, बल्कि 1 साल में उभर कर हमारे सामने आया है और उससे सरकार भी असमंजस में है, बाजार भी असमंजस में है। क्या घटनाक्रम है? भारत के अमीर, भारत सुपर रिच अब अपना नजरिया कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बदल रहे हैं, वो अपनी अतिरिक्त पूंजी और वेल्थ का क्या कर रहे हैं। काफ़ी दिलचस्प घटनाक्रम हुए हैं पिछले 5-6 महीने में, जिन्हें जोड़कर हम आपके सामने लाएंगे और उनकी रोशनी में आने वाले बजट को देखेंगे कि क्या वित्त मंत्री इस असमंजस का कोई हल निकाल पाएंगी इस बजट में, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में अब ऐसा लगता है कि आम मध्यम वर्ग से ज़्यादा जो सुपर रिच हैं उनकी जो गतिविधियाँ हैं पिछले 1 साल की, वो वित्त मंत्री के लिए ज़्यादा बड़ी पहेली हैं, ज़्यादा बड़ा असमंजस है। तो ये था मनी सेंट्रल इकोनॉमिकम की जानकारी। सोमवार को मनी सेंट्रल में फिर मुलाकात करने आएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।